This conference will now be recorded. तो गाइस देखिए डेवऑप्स का बेसिकली ना कॉम्बिनेशन क्या है कि जो हमारा डेवऑप्स है ना ये डेवऑप्स मल्टीपल लेयर्स को एग्जीक्यूट रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपको डेवऑप्स पे काम करना है तो आपको मल्टीपल लेयर्स के बारे में नीड पड़ेगी। बट आपके पास यहाँ पर पता होना चाहिए कि आप जो भी डेवऑप्स पे काम करना चाहते हैं तो आपकी प्रोफाइल क्या होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ डेवऑप्स की, तो डेवऑप्स इज अ कलेक्शन ऑफ DevOps is a collection of multiple tools such as Git, Docker, Jira, Kubernetes, Ceph, Ansible, and many more. तो DevOps के अंदर डिफरेंट टूल्स है। देयर आर मोर देन 100 टूल्स, 100 से भी ज्यादा टूल्स है DevOps के अंदर। तो DevOps क्या है? DevOps इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स। क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है DevOps profiles. So guys, DevOps is a combination of multiple profiles. तो जो DevOps है वो आपकी मल्टीपल प्रोफाइल्स का कॉम्बिनेशन है। लाइक आपके पास यहाँ पर n नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आती है। जिन प्रोफाइल्स की मैं बात करता हूँ, पहले यहाँ पे प्रोफाइल्स आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा प्रोफाइल्स आपके पास आती है सबसे पहले, इंफ्रा एडमिन। दूसरी जो यहाँ पर प्रोफाइल आती है लाइक डेवलपर, डेवलपर एडमिन। तीसरी यहाँ पे जो प्रोफाइल्स आती है वो आता है टेस्टिंग, टेस्टिंग एडमिन, टेस्टिंग इंजीनियर या टेस्टिंग जो भी व्हाटएवर आपकी प्रोफाइल्स है। चौथी जो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आती है वो आती है डिप्लॉयमेंट। एंड पांचवी जो प्रोफाइल्स आती है मॉनिटरिंग एंड मैनी मोर्स। काफी सारी प्रोफाइल्स की जॉब्स हैं। यानी कि अगर आप डेवऑप्स करते हैं तो डेवऑप्स खाली एक नहीं है। डेवऑप्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 पेरेंट प्रोफाइल्स। ये 5 पेरेंट प्रोफाइल्स है जिसमें डेवऑप्स इंजीनियर्स काम करते हैं। अब आप जब इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो अब आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप जब डेवऑप्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको वो पर्टिकुलर किस प्रोफाइल पर एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि ये चीज डिपेंड्स करती है आपके रिज्यूम पर कि आपने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग सबसे ज्यादा डाली हुई है, या डेवलपर्स में कोडिंग डाल रखी है आपने, या टेस्टिंग के टूल्स डाल रखे हैं आपने, या डिप्लॉयमेंट्स में आपने क्या क्या चीज किस चीज पर डिप्लॉय करा है आपने, ठीक है, या मॉनिटरिंग के टूल्स आपने डाल रखे हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंड्स करता है कि आपने किस तरीके से काम यहाँ पर करा हुआ। तो गाइस डेवऑप्स के लिए नाउ द बेसिक नॉलेज, यू नीड अ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है किस चीज की? नाउ आपको बेसिक नॉलेज नेटवर्क की होनी चाहिए। नाउ you need knowledge of operating systems,
एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर भी आपके पास यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए LINUS लिनक्स की। लिनक्स के अंदर भी n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं गाइस। अगर मैं बात करता हूँ लिनक्स के n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, वेट गाइस, नाउ गाइस अब यहाँ पर आता है ओएस। तो लिनक्स के अंदर अब आपके पास n नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट्स है कि लिनक्स के अंदर भी अब आपके ऊपर है कि ये चीज भी आपको ध्यान रखना कि एक लिनक्स वर्ड है, लेकिन लिनक्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। अगर आपको उन ऑपरेटिंग सिस्टम से लाइक अब आपने सोचा कि मैंने रेडिट पे लिनक्स पे काम करा है, पर जरूरी नहीं है कि अगर आपने रेडिट लिनक्स पे काम करा है तो सारे होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर आपका अमेजोन लिनक्स भी है, लाइक रेडिट लिनक्स भी है, उबुंटू एंड सेंटोस। ये 4 लिनक्स सबसे ज्यादा वर्किंग में, इसके अलावा और भी काफी सारे लिनक्स हैं, बट ये 4 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके बारे में एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में लिनक्स की नॉलेज नहीं है, तो भी आपको यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, आपको कहना कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। बट हाँ, अगर जिनको लिनक्स आता है, जिनको RSCS से ए आता है, उनके लिए तो कहते हैं ना बहुत पॉजिटिव है। बट हाँ, जितना बेसिक लिनक्स रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है। बट अगर फिर भी आप जितना एडवांस लेवल का लिनक्स अपनी प्रोफाइल में अटेंड करेंगे वो आपको सपोर्ट देगा। यानी कि अगर मैं अदर वर्ड में बोलूँ कि अगर आप लिनक्स एडमिन हैं यहाँ पर, तो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है डेवऑप्स की प्रोफाइल। लिनक्स के बाद दिस इज आर लिनक्स। तो रीजन है कि डेवऑप्स के जितने भी टूल्स हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ डॉकर, जीरा, कुबरनेट, गेट, सैफ, अंसिबल एंड अदर्स, तो गाइस ये सारे के सारे टूल्स इज आर कंफर्टेबल विद लिनक्स बिकॉज द ऑल टूल्स यूज लिनक्स कर्नल। ये लिनक्स का कर्नल यूज करते हैं, यानी कि आप अगर इनको विंडोज पर भी इंस्टॉल करेंगे तो भी वहां पर लिनक्स वाली ही कमांड एग्जीक्यूट होंगी, और ये ग्राफिक्स पे काम नहीं करता है, ये आपके कमांड्स पे काम करता है। अगर कोई भी कहता है कि नहीं मैं ग्राफिक्स, तो गाइस अगर आप ग्राफिक्स पे काम करते हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ग्राफिकली पढ़ा तो देगा, बट इंडस्ट्रीज में आपको ग्राफिक्स की नीड नहीं है, आपको कमांड्स के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। तो पहला आता है कि नेटवर्क्स की आपको नॉलेज है, दूसरा यहाँ पर आता है क्लाउड, यानी कि इंफ्रा लेयर। तो गैस अगर मैं इंफ्रा की बात करता हूं, तो इंफ्रा के अंदर आप यहाँ पर किसी भी चीज पर डेवऑप्स के टूल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यानी कि आपको अगर डेवऑप्स पे काम करना है तो आप डेवऑप्स के टूल्स को ऑन प्रेमाइज भी कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन टूल्स पे भी कर सकते हो, क्लाउड पर भी कर सकते हो।
यानी कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर आप अपने डेवऑप्स के टूल्स का या डेवऑप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो यू कैन गो इन ऑन प्रीमाइस। आप जरूरी नहीं है कि क्लाउड ही होना चाहिए, आपने अगर कोई सर्वर खरीदा है तो आप उस सर्वर पर भी अपने डेवऑप्स के टूल्स को रन कर सकते हो। बट कंपनीज ऑलरेडी अपने इंफ्रा को क्लाउड पे मूव कर चुकी है, इसलिए मार्केट में क्लाउड विद डेवऑप्स की ज्यादा डिमांड है कि कोई भी कंपनी या कंपनी अगर वर्चुअलाइजेशन यूज करे, so you can use on premise with DevOps भी हो सकता है, वर्चुअलाइजेशन with DevOps भी हो सकता है, नाउ क्लाउड with DevOps भी हो सकता है। एंड क्लाउड यानी कि अगर आपको DevOps पे काम करना है तो आप ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं और क्लाउड इंफ्रा का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो यूटिलाइज करेंगे वी आर यूजिंग अ क्लाउड इंफ्रा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट मैं कहता हूँ पैरामीटर्स अगर आता है, तो ये जो नेक्स्ट पैरामीटर्स है ना, दिस इज कोड लुक लाइक अ कोड कोडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कोडिंग की, तो गाइस कोडिंग के अंदर यहाँ पर ऑप्शन सब है कि अगर आपको कोई काम खुद से एग्जीक्यूट करना है, तो डेवऑप्स के अंदर आपने सी जावा ये सारी कोडिंग्स करी होंगी, ठीक है ना, नाम सुना होगा। बट एक्चुअली में डेवऑप्स के जो मोस्टली टूल्स है ना, वो दो टाइप्स की कोडिंग पर काम करते हैं। अगर आपको ये दो टाइप्स की कोडिंग्स आती है तो वेल एंड गुड। और ये जो दो टाइप्स की कोडिंग है, एक है यमल और एक है दूसरा जेसन। यानी कि मोस्टली टूल्स यानी कि डेवऑप्स की जो भी कोडिंग्स लिखी जाती है वो या तो यमल के अंदर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या जेसन के थ्रू। तो यहाँ पर जो मोस्टली जो कोड यूज करा जाता है वो यमल लैंग्वेज और जेसन। हाँ, आप यही काम आप जावा स्क्रिप्ट पाइथन स्क्रिप्ट इनके थ्रू भी कर सकते हो। बट ये है ना कि कुछ टूल्स की अपनी खुद की रिकमेंडेड कोडिंग है कि नहीं मैं तो इस चीज में कंफर्टेबल हूँ। इस तरीके से अगर हम सेल्स फोर्स में जाते हैं तो एपेक्स लैंग्वेज की नीड है, तो हर चीज के लिए। इसी तरीके से लाइक अगर आप डॉकर पे या किसी अदर चीज पे काम करते हैं तो वहां पर आपको रिक्वायर्ड होगा कि आपको यमल कोडिंग पे काम करना है या जेसन कोडिंग पे काम करना है, वो सारी की सारी कोडिंग भी आपको आनी चाहिए। और तीसरा जो ऑप्शन आता है गाइस, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, ये जो आपका नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है, गिव मी मिनट। तो ये आपका है कि लाइक अ बेसिक ऑफ नेटवर्किंग इंफ्रा में आपको इन तीनों में से कोई भी इंफ्रा हो सकता है, कोडिंग में यमल और जेसन। बट गाइस इसके अलावा कि अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कि यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका प्रोजेक्ट का, कि डेवऑप्स के प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे। तो गाइस डेवऑप्स का प्रोजेक्ट, द डेवऑप्स का जो प्रोजेक्ट है इज बेस्ड ऑन किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। वो प्रोजेक्ट्स आपका लाइक का जावा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आपको चाहे यहाँ पर जावा आता हो वो जावा का भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है, वो आपका डॉट नेट भी हो सकता है, वो आपका लुक लाइक का आपका अगर मैं बात करता हूँ पीएचपी भी हो सकता है, वट एवर कोई भी प्रोजेक्ट होता है कोडिंग से रिलेटेड। रीजन क्योंकि जावा पाइथन डॉट नेट इनके थ्रू क्या चीजें बनती है, एप्लीकेशंस बनती है। गॉट माय पॉइंट्स? तो इनके थ्रू क्या बनती है, एप्लीकेशंस बनती है। और यमल और जेसन के थ्रू एप्लीकेशंस नहीं बनती, यमल और जेसन के थ्रू वो एप्लीकेशंस को रन करते हैं। यानी कि उन एप्लीकेशन का यूज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यमल और जेसन, यानी कि हम स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पर कि अगर हमें कोई भी काम डेवऑप्स के अंदर करना है तो हम उसमें एक कहते हैं स्टेप बाय स्टेप्स मेंशन करते हैं कि डॉकर पे पहला काम क्या हो, दूसरा काम क्या हो, तीसरा काम क्या हो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पहला काम हो कि वो जावा के कोड को पुल करे, फिर क्या करे, बिल्ड करे, फिर क्या करे, टेस्ट करे। तो ये जो कोडिंग है ना, ये कोडिंग हम या तो यमल या जेसन में, लेकिन जावा का कोड पुल करना है, जावा का कोड तो जावा में ही लिखा जाएगा।
यस नो। और ये जो काम है, ये वाला जो काम है, ये काम डेवलपर्स का होता है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है ना, तो ये नेक्स्ट जो प्रोफाइल है ये डेवलपमेंट के डेवलपर्स प्रोफाइल है। नाउ द डेवलपर, तो ये जो काम है ये किसका होता है? डेवलपर। सो काफी लोग कहते हैं कि क्या डेवऑप्स में कोडिंग की जरूरत है? गाइस देखिए, अगर मैं प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो आप देखिए कि इंफ्रा लेयर के लिए, अरे यार, तो यहाँ पर है कि अब ये क्या है, ये डेवलपर है। सो गाइस अगर मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो सबसे पहले यहाँ पे अगेन वही चीज आती है, प्रोफाइल। अगर आप इंफ्रा प्रोफाइल पे, यू डोंट रिक्वायर जावा, पाइथन, डॉट नेट। आप टेस्टिंग प्रोफाइल पे हो, आपको नीड नहीं है। आप डिप्लॉयमेंट पे हो, आपको नीड नहीं है। आप मॉनिटरिंग में हो, आपको नीड नहीं है। लेकिन अगर आप डेवलपर हो, so you need a java, python, .NET और php, ये कोडिंग आपको तब चाहिए। but now the devops is a combination these all profiles। devops आपका जो है ये इन सारी चीज का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जिसको भी ये चारों पांचों चीजें आती हैं, इज इट वेल एंड गुड, वो डेवऑप्स इंजीनियर होगा। सो अब यहां पर है कि इंफ्रा के अंदर आपके पास तीन इंफ्रा है, ऑन प्रोमाइज, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड। अगर आप डेवऑप्स पे जाते हैं और आपको वो इंफ्रा लेयर के लिए करता है, लाइक अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लाइक कुबरनेटिस पे आप कंफर्टेबल हो, डॉकर्स पे आप कंफर्टेबल, सो आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रा कॉन्फ़िगरेशन वाले टूल्स मेरे कौन से हैं, ठीक है, टेस्टिंग वाले टूल्स कौन से हैं, डिप्लॉयमेंट वाले टूल्स हैं। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपने किन टूल्स पे काम करा है, सो आपकी प्रोफाइल भी क्या होगी। तो यहाँ पर डेवऑप्स इंजीनियर से, तो डेवऑप्स इंजीनियर में भी आपका इंफ्रा आता है, या अगर आप कोडिंग में कंफर्टेबल हो तो आप कोडिंग पर उसको एग्जीक्यूट करें। तो ये तो था एक शॉर्ट की एक्चुअली में डेवऑप्स का क्या यूज है, क्या है। सो दूसरा कि डेवऑप्स को ना, ये सब लोग होते हैं, तो डेवऑप्स एक्चुअली क्या है ना, दो चीजों को मिलके बनाए। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि डेवऑप्स में जो उसका वर्ड है उसको बोला गया है डेवलपर, ये सभी को पता होगा, एंड ऑपरेशन। गॉट इट गाइस, ये दो नाम सभी को पता है। अगर आप किसी से भी पूछें या कोडिंग में जाए ना, तो आप अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी से पूछेंगे कि डेवलप कोडिंग की नीड है, तो हर कोई ये बोलेगा कोडिंग की नीड नहीं है डेवऑप्स में, इंक्लूडिंग आप यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ वीडियोस देखें, तो हर कोई यही बोलेगा कि कोडिंग की नीड नहीं है। अगर कोडिंग की नीड नहीं है तो उसमें डेवलपर में डीवीई जो इसके पहले तीन वर्ड है, तो वो नाम ही नहीं होना चाहिए था, अगर कोडिंग की नीड नहीं है। ठीक है कि गाइस डेवऑप्स पे कोई भी काम करेगा तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप बना हुआ प्रोग्राम यूज करें जो किसी डेवलपर ने बना के रखा है, या आप उसको खुद से बनाएं। अगर आप डेवऑप्स का कोई भी प्रोग्राम्स खुद से एग्जीक्यूट करेंगे तो यू नीड अ कोडिंग। और अगर आप या तो आप खुद से नहीं करना चाहते तो आप एक डेवलपर रखोगे जो उस कोड को रखेगा, लेकिन वो डेवलपर भी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ डेवऑप्स, वो भी डेवऑप्स का ही पार्ट है। यानी कि आज अगर कोई जावा, पाइथन, डॉट नेट, पीएचपी इन सब पर काम कर रहा है तो मैं कहूंगा ही इज अ डेवऑप्स इंजीनियर। मैं उनको फुल स्टैक इंजीनियर नहीं बोलूंगा, मैं उनको बोलूंगा डेवऑप्स इंजीनियर, क्योंकि उनको ये चार चीज करने के बाद भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हो चुकी है चेंज। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोकल होस्ट पे टेस्टिंग करते हैं, करेक्ट, इस टेस्टिंग इन विच लोकेशन, इन लोकल होस्ट। लेकिन जब रियल टाइम सिनेरियो पे जाएंगे तो रियल टाइम्स में तो इन्हें कंपनीज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ना, तो इनको अपनी प्रोफाइल्स में कंपनीज के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा और अदर चीजों को भी एड ऑन करना पड़ेगा। तो ये है आपका डेवऑप्स। अब डेवऑप्स का प्रोजेक्ट किस तरीके से होता है, तो गाइस एक्चुअली में डेवऑप्स का जो भी प्रोजेक्ट्स होता है, तो प्रोजेक्ट्स होता है लाइक का कि मैंने आपको बोला कि लाइक डिप्लॉय जावा ऐप, कोई एक जावा एप्लीकेशन है, या मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, व्हाटएवर कोई भी एप्लीकेशन है, तो ये पूरी की पूरी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले वी नीड अ डेवलपर, हमें सबसे पहले डेवलपर की ही जरूरत पड़ेगी। यानी कि सबसे पहला जो भी स्टेप्स होगा ना, वो ऑलवेज डेवलपर का ही होगा। गॉट माय पॉइंट। तो पहली स्टेज किसकी होगी, डेवलपर की। अब डेवलपर का काम क्या है, द डेवलपर का काम है राइट जावा कोड। जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो वो एप्लीकेशन है,
सो राइट कोड, वो क्या करेगा, इस कोड को लिखेगा। क्लियर एवरीवन, गॉट इन माय पॉइंट? प्रतीश, राहत, तालिब, कंचन, तो ये पहला काम है डेवलपर का कि डेवलपर राइट ए कोड। और जहां पर भी जो भी डेवलपर का सिस्टम्स होता है गाइस, उस सिस्टम पे वी हैव इंस्टॉल अ टूल ऑफ गिट। उस टूल पे हम, उस सिस्टम पे जो हम टूल इंस्टॉल करते हैं गाइस, वो टूल होता है गिट का। यानी कि डेवलपर, जिस सिस्टम पर डेवलपर काम कर रहा है वहां पर क्या होता है, गिट टूल होता है। सो हम यहाँ पर एक गिट टूल पढ़ने वाले हैं। अब डेवलपर को हमने बोला कि आपने कोड लिख दिया, अगर डेवलपर इस कोड को अपने सिस्टम पर ही सेव रखेगा तो क्या इस कोड को कोई यूटिलाइज कर पाएगा? नहीं। यस नो? यानी कि अगर मैं कहता हूं कि जावा का प्रोजेक्ट एक डेवलपर तो कर नहीं रहा होगा, मैं कहता हूं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 50 डेवलपर्स की टीम है, यानी कि वो कोड एक सेंट्रलाइज होगा तभी 50 के 50 लोग उस पर काम कर सकते हैं और टेस्टिंग वाली टीम टेस्टिंग कर सकती है। अगर 2-3% टूल्स अगर अलग अलग जगह, तो क्या टेस्टिंग वाला बार बार हर किसी से कोड मांगने जाएगा? नहीं। सो इस कोड को सेंट्रलाइजली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि हर कोई बंदा इसको एक सेंट्रल लोकेशन से क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, यानी कि कोड मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो सके हर लोकेशन से, उसके लिए एक रेपोजिटरी का यूज करा गया है। वो रेपोजिटरी को हम बोलते हैं गिट हब। यानी कि गिट हब क्या है, एक स्टोरेज है। गिट हब क्या है, एक स्टोरेज है। इट इज अ वन काइंड ऑफ स्टोरेज, दिस इज अ गिटहब। सो आप सब लोग बोलते हैं कि हम डेटा जो है कहां रख देते हैं, गिटहब पे। तो गाइस आप गिटहब पे नहीं रखते हो, गिटहब स्टोरेज, आप गिटहब पर एक रेपोजिटरी बनाते हो और आप उस रेपोजिटरी, तो गिटहब की रेपो पे रखते हैं। नाम ये होना चाहिए कि हम डेटा को गिटहब की रेपो पे रखते हैं। तो यहां पर भी क्या है कि गिटहब क्या है, द गिटहब है स्टोरेज, दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट ओपन स्टैंडर्ड स्टोरेज है, जिसको कोई भी इसको यूज कर सकता है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास क्या है, जावा है, तो मैं क्या करूंगा, एक गिटहब हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पर हम अपना कोड, इसके अलावा आप अपने कोड को ड्रॉप बॉक्स में भी रख सकते हैं, आप अपने कोड को अपने सिस्टम पे भी रख सकते हैं, सेंट्रलाइज कंपनीज हैं। आप अपने कोड को ईएफएस, यानी कि क्लाउड का जो ईएफएस हमने पढ़ा था, इलास्टिक फाइल सिस्टम, उसके अंदर भी आप अपने रख सकते हो, गिट बकेट में भी रख सकते हो, गूगल ड्राइव पर भी रख सकते हो। सो देयर द एन नंबर ऑफ स्टोरेजेस अवेलेबल है जहां पर आप सेंट्रलाइज है। बट कंपनीज क्या करती है, कंपनीज आजकल गिटहब को यूज कर रही है। तो गिटहब पर कंपनी क्या करेगी, नाउ इज एग्जीक्यूट की एक ये लार्ज स्टोरेज है, यहाँ पर एक आपका जावा है, तो जावा के नाम से ही एक रेपोजिटरी भी क्रिएट करेगी, दिस इज कॉल्ड अ जावा रेपो। ये सारी चीजें गाइस प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं आपकी। अब डेवलपर क्या करेगा, जो भी कोड डेवलपर ने कोड राइट करा है, यानी कि डेवलपर लाइक दिस, डेवलपर नेम इज लाइक राज, राज एक डेवलपर है, राज ने कोई कोड लिखा। अब राज क्या करेगा, जब उसने कोड लिख दिया तो उस कोड को कहां पर सेव कर देगा, गिटहब। तो जो भी कोड लाइक का राज ने यहाँ पे एक लुक लाइक का कोड लिखा, इंडेक्स, तो राज क्या करेगा, इस इंडेक्स वाले को यहाँ पे क्या कर देगा, पुश कर देगा। तो गाइस ये पूरा का पूरा पहला स्टेज है। तो यहां पर सिर्फ इस लोकेशन पर वी नीड अ डेवलपर, हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे किसकी जरूरत पड़ती है, डेवलपर की जरूरत पड़ती है, कि डेवलपर राइट अ कोड एंड पुश इन अ गिटहब रेपोजिटरी। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा। तो डेवऑप्स के अंदर जो सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं वो गिट एंड गिटहब ही पढ़ेंगे। अब इतना काम तो खत्म हो गया कि चलिए हमारे पास 100 डेवलपर्स या 50 डेवलपर्स है, उन सभी डेवलपर्स ने क्या करा, इसी तरीके से काम करा और कोड को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे सेव कर दिया। अब इससे आगे का प्रोसेस क्या है, तो क्या देखिए, इससे आगे का प्रोसेस समझने के लिए आपको ना एक और पैरामीटर्स यहाँ पे समझना पड़ेगा। पैरामीटर समझने के लिए क्या है कि सपोज करिए ये वो सिस्टम है जो कि डेवलपर यूज कर रहा है, और एक ये सिस्टम है जो कि मैं बात करता हूं जहां पर ये आपका सर्वर है, जहां पर वो सॉफ्टवेयर क्या होना है, डिप्लॉय, यानी कि डेवलपर राइट अ कोड एंड डिप्लॉय अ कोड, और डिप्लॉय होना है कोड यहां पर, यानी कि डिप्लॉय कहां पर होना है, कोड सर्वर पे। यानी कि यहां से यहां तक में आपके पास
n नंबर ऑफ लेयर्स है, यहां से यहां तक में आपके पास क्या है, n नंबर ऑफ लेयर्स है। इन लेयर्स पर हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, यानी कि वी हैव वर्क विद दिस लेयर, हम इन लेयर्स पे काम करते हैं। इस सबसे पहली लेयर्स में सबसे पहली लेयर्स आती है राइट कोड, राइट के बाद क्या होता है, बिल्ड कोड, बिल्ड के बाद टेस्ट कोड, देन डिप्लॉय कोड। ये हमारे पास 4 स्टेजेस है। इसके अलावा मॉनिटरिंग कोड, क्यूए कोड, वो सब भी आता है। तो सबसे पहला हो गया कि डेवलपर ने क्या करा, डेवलपर ने कोड को राइट करा, ठीक है। सो डेवलपर को हमने लिखा है कि आपको सिर्फ कोड लिखना है, आपके कोड में क्या गलत है क्या सही है वो कोई और टेस्ट करे, आपको टेस्ट नहीं करना। वो जब टेस्ट करेगा तो टेस्टिंग के लिए अलग टूल्स यूज करेगा, वो वहां पे मैवन यूज करता है, आंट यूज करता है, तो देयर इज एन नंबर ऑफ टूल इज अवेलेबल फॉर टेस्टिंग। तो यहाँ पर आता है कि राइट कोड, तो ये राइट कोड करा। अब आता है कि यहाँ पर अब क्या है, कोड एक सेंट्रल लोकेशन पे हो गया, तो यहाँ से अब कोड क्या होगा, बिल्ड होगा, गॉट इट। यानी कि सारे डेवलपर्स ने जो अलग अलग कोड लिखा है उसको एक जगह बिल्ड करा जाएगा और एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, एक जावा की ऐप बनाई जाएगी। और उस ऐप के बनाने के बाद उस ऐप को क्या करा जाएगा, टेस्ट करा जाएगा। और जब वो सक्सेसफुली टेस्ट हो जाएगी देन वो क्या होगी, आपकी डिप्लॉय होगी, कहां पर, सर्वर पर। क्लियर माय पॉइंट। अब ये जो सर्वर है ना, दिस सर्वर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पैरामीटर, 4 पैरामीटर। अब यहां पर भी क्या है कि अब सर्वर की अगर बात आ गई तो सर्वर आपका क्या हो गया गाइस, सर्वर आपका हो गया इंफ्रा। जब भी सर्वर आ गया तो सर्वर क्या हो गया, इंफ्रा। अब यहाँ पे जब डिप्लॉय आ रहा है, तो ये इट्स ऑन प्रीमाइस, ये आपका ऑन प्रीमाइस है, या ये आपका वर्चुअलाइजेशन है, या ये आपका क्लाउड है, या ये आपका कंटेनर है। क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप जो सर्वर बना रहे हैं, यानी कि जिस जगह आपको एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करनी है, तो डेवलपर उसी की नीड के अकॉर्डिंग क्या लिखेगा, कोड लिखेगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को एप्लीकेशन लाइनक्स पे एग्जीक्यूट करनी है और डेवलपर के सिस्टम में विंडोज है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, इट्स नॉट कंफर्टेबल, यस और नो। अब मैं कहता हूं कि डेवलपर भी विंडोज यूज कर रहा है और मुझे विंडोज पर ही एग्जीक्यूट करें, लेकिन डेवलपर तो विंडोज 7 यूज कर रहा है, विंडो 10, और मुझे कोड सर्वर पे करना है, तो भी क्या है, ओएस का। अब दूसरा डेवलपर 32 बिट्स यूज कर रहा है, सर्वर 64 बिट्स पे है, तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इश्यू आएगा। तो यहां पर क्या है कि यहां पर अभी तक ये सबसे ज्यादा चैलेंज है। तो अब ये बोला गया है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हमें एग्जीक्यूशन करना है वही प्लेटफॉर्म पर डेवलपर काम करेगा, गॉट इट। यानी कि अगर हमें कोड को, अपनी एप्लीकेशन को लिनक्स पे डिप्लॉय करना है, तो डेवलपर भी लिनक्स पर ही क्या करेगा, कोड करेगा, और बिल्ड भी लिनक्स पे होगा, टेस्ट भी लिनक्स पर ही होगा। यानी कि पूरी की पूरी टीम का जो प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, सेम एज ऑर्गेनाइजेशन वाला ही होगा। क्योंकि अगर कहीं पर भी चेंज हुआ तो वहीं से हमारी प्रॉब्लम्स क्या होने जाएंगी, क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारे पास एरर आ जाएंगे डिपेंडेंसीज की, दिस फाइल इज मिसिंग, रिक्वायर्ड दिस सर्विस पैक इज रिक्वायर्ड। आपने भी देखा होगा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कहते हैं इट्स नॉट सपोर्टेड, ठीक है ना। तो उसका रीजन ही है कि कंफर्टेबिलिटी इश्यूज नहीं है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म, अगर मुझे वर्चुअलाइजेशन पे एग्जीक्यूट करना है, तो सारे डेवलपर्स को मैं वर्चुअलाइजेशन वाला ही क्या करूंगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा। अब कंपनी कहती है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म हम चेंज कैसे करें, यस और नो। अगर चेंज करेंगे तो कॉस्ट आएगी, क्योंकि कंपनी ने तो पहले ले रखे हैं। सब कंपनीज ने क्या करा है, कंपनीज मूव हो गई क्लाउड पे, कि हम क्लाउड से वर्चुअल सर्वर्स लेंगे और उस पर काम करेंगे। तो अब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले क्या था, पहले ऑन प्रीमाइस पर अगर मैं करूंगा, तो ऑन प्रीमाइस अगर कंपनी ने लिनक्स के सर्वर है, मेरे पास 20 इंप्लॉय है, तो क्या 20 के 20 इंप्लॉयज को मैं लिनक्स के सर्वर दूं, उसके हिसाब से मुझे उतना हार्डवेयर और सारी चीजें भी क्या करनी पड़ेंगी, अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो अब यहां पर आता है, अब यहां पर एक और प्रॉब्लम थी कि डेवलपर ने कोड लिखा, लाइक राज ने कोई कोड लिखा और वो छुट्टियों पे चला गया। अब उसने क्या करा, बिल्ड टीम को कोड ही नहीं दिया, तो क्या बिल्ड टीम काम करेगी,
अब बिल्ड टीम ने बिल्ड कर दिया, अगर उसने टेस्ट टीम को कोड नहीं दिया तो क्या टेस्ट टीम काम करेगी? यानी कि यहाँ पर क्या है, एक ना एक डिपेंडेंसीज बनी हुई है। अब इस डिपेंडेंसीज को भी खत्म करा गया, यानी कि हम नहीं चाहते कि राज बिल्ड टीम को दे दे, हमने राज को बोल दिया कि नाउ यू कैन राइट अ कोड एंड सेव इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। आप एक कोड लिखिए और उस कोड को आप पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर दीजिए, दैट्स इट। आपका इसके अलावा कोई और काम नहीं है। और जब भी हम कोड, यानी कि जब भी डेवलपर कोड लिखेगा और वो किसी रेपोजिटरी में, तो उस डेवलपर की इंफॉर्मेशन उस कोड के साथ जाएगी, यानी कि अगर कोई भी इशू आएगा तो हम उसी डेवलपर से कांटेक्ट करेंगे जिसने वो कोड लिखा है। अब इससे आगे का जो नेक्स्ट पैटर्न है गाइस, यहाँ पर हम बिल्ड के लिए जो बेसिकली यूज करते हैं ना, वो वी आर यूजिंग अ जेंकिन्स। अब हम यहाँ पर एक और चीज यूज करते हैं बिटवीन दिस जेंकिन्स, जिसको हम बोलते हैं CI/CD। गॉट इट। अब CI/CD का क्या काम है कि CI/CD पर काम क्या होता है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि CI/CD एक सर्वर है जो कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। आप CI/CD के थ्रू बिल्ड करा सकते हो, आप CI/CD के थ्रू टेस्ट भी कर सकते हो, आप CI/CD के थ्रू डिप्लॉय भी कर सकते हो, यानी कि ये इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल चीज। तभी हर जॉब्स के अंदर CI/CD पाइपलाइंस लिख के आ रहा है, यानी कि इट सपोर्ट जावा, पाइथन, सारी लैंग्वेजेस के टूल्स को सपोर्ट करता है। तो जेंकिन क्या एक CI/CD पाइपलाइंस बनाता है कि अगर आपको बिल्ड करना है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, आप वो सॉफ्टवेयर जेंकिन में ऐड ऑन कर दीजिए उसके टूल्स, ठीक है ना। टेस्टिंग करनी है तो उससे रिलेटेड, डिप्लॉय करना है तो उससे रिलेटेड। अब डिप्लॉय में आपको क्लाउड पे करना है, डॉकर पे करना है, किस जगह डिप्लॉय करना है, तो वो सारी चीजें, तो ये सारा का सारा काम क्या है, इसका है। सो सपोज करिए कि डेवलपर ने एक मेरे पास एक इंडेक्स इमेज बनाई है, गॉट इट। अब मैंने क्या करा कि डेवलपर्स जेंकिन्स को बोला नाउ यू कैन पुल दिस कोड, आप इस कोड को पुल करिए, यस और नो। पुल करने के बाद कोड को बिल्ड करिए, टेस्ट करिए, टेस्ट करने के बाद नाउ यू कैन क्रिएट अ इमेज, और आपको क्या करनी है, टेस्ट करने के बाद इमेज बनानी है उसकी, और इमेज बनाने के बाद नाउ यू कैन सेव दिस इमेज, कि ये इमेज आपको सेव करनी है। यानी कि जब आपका सॉफ्टवेयर बन गया तो सॉफ्टवेयर को आप कहीं ना कहीं तो रखेंगे, लाइक अगर आपके घर में कुकिंग हो रही है, जो खाना बन गया तो गैस से रिमूव करके हम कहीं ना कहीं तो रखते हैं, डाइनिंग टेबल पे, व्हाटएवर, कहीं भी। इसी तरीके से जब वो सॉफ्टवेयर बन गया, तो अगर आप डेवऑप्स पे काम करते हैं तो डेवऑप्स पे हम जो भी सॉफ्टवेयर इमेजेस बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, उनको हम सेव करते हैं डॉकर हब के अंदर, या आप उसको गिट हब के अंदर भी सेव कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि हमने एक यहाँ पे इमेज बनाई है, एंड नाउ आई एम सेव इन अ डॉकर, और मैंने क्या करा, उस पर्टिकुलर इमेज को कहां पर सेव कर दिया, डॉकर पे। यानी कि ये हमारी क्या अनदर स्टेज है, यानी कि डेवलपर ने क्या करा, CI/CD पाइपलाइन से यहां से कोड को पुल करा, गॉट इट, और बिल्ड करा, टेस्ट करा, इमेज क्रिएट करी, और यहाँ पे क्या कर दिया, पुश इमेज। और अब क्या हुआ कि ये जो हम जहां पर पुश करा रहे हैं, ये यहाँ पे डॉकर है गाइस, ये आपका प्रोजेक्ट है डेवऑप्स का, दिस इज अ कंप्लीट, ये पूरी लैब्स है आपकी, और ये प्रोजेक्ट तब होगा जब सारे टूल्स हम एक साथ कर लेंगे। अभी मैं आपको टुकड़ों में बढ़ाऊंगा एक एक टूल। सो अब क्या है, यहाँ पे आ गया डॉकर, क्लियर। अब डॉकर की जगह आप अदर चीजें भी यहाँ पे ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। मैं यहाँ पे डॉकर का यूज कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर इमेज को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि ये मेरी यहाँ पर एक इमेज बन के आ गई, लाइक माई वेब इमेज। और मैंने डेवलपर को बता दिया था कि आपको ये जो लिखनी है, ये इंडेक्स की जो इमेज बनानी है, ये जो किस ऑपरेटिंग पे चलेगी, लाइक इज रन फॉर उबंटू। तो डेवलपर को मुझे बताना पड़ेगा कि आप जो सॉफ्टवेयर का कोड लिखेंगे वो सॉफ्टवेयर किस सर्वर पे रन होगा, यानी कि किस सर्वर के लिए, किस ऑपरेटिंग सर्वर के लिए बना रहे हो। आप लिनक्स के लिए तो डेवलपर लिनक्स के अकॉर्डिंग कोड लिखेगा, विंडोज पे तो विंडोज के अकॉर्डिंग कोड लिखेगा, पाइथन, और अगर आपका मैक है तो मैक के अकॉर्डिंग कोड लिखेगा। क्योंकि आप देखिए कि सिंपल सा है कि मुझे अगर कोई भी एप्लीकेशन रन करनी होती है किसी भी चीज पर, तो वो उसके कंफर्टेबल होना चाहिए। सेम है कि अगर आपको
सीएनजी के पेट्रोल पंप पे जाना है तो आपका इंजन भी सीएनजी सपोर्टेड होना चाहिए। डीजल पे पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो पेट्रोल नहीं डाल सकते आप उस इंजन में, क्योंकि वो इंजन भी उसी के अकॉर्डिंग क्या करा हुआ, डिजाइन करा गया, बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें पहले डेवलपर्स को बताना होगा कि आप जो कोड लिखेंगे ये मेरी पूरी की पूरी इंटायर रिक्वायरमेंट्स है और इस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपना कोड एग्जीक्यूट करोगे। नाउ इसके बाद अब आता है डिप्लॉयमेंट। अब जब इमेज हो गई तो अब मुझे डिप्लॉय कहाँ करना है। सो मेरे पास डिप्लॉय करने के, मेरी इमेज यहाँ पे रखी हुई है, अब डिप्लॉय करने के 4 ऑप्शन हैं, ऑन प्रेमाइज, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड और कंटेनर। तो DevOps यूज अ कंटेनर, इट्स नॉट वर्क इन सिस्टम्स। यानी कि जब भी आप अभी तक आपने जो भी काम करा है ना, आपने या तो फिजिकल मशीन पे करा है या आपने वर्चुअल मशीन पे काम करा है, यस और नो। या तो आपके पास आपका पर्सनल लैपटॉप है जिसको हम फिजिकल लैपटॉप बोलते हैं, या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, वर्चुअल मशीन है जिसको आप इंस्टेंस दी। आपने अभी इन दोनों पे काम करा है, लेकिन जब हम DevOps प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो ना ही हम फिजिकल लैपटॉप पे काम करते हैं और ना ही हम वर्चुअल मशीन पे काम करते हैं। काम आपको वही करना है, लेकिन नाउ कि ना ही हम लैपटॉप पे काम करेंगे और ना ही हम फिजिकल मशीन पे। सब कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, क्योंकि अभी तक तो हम इन दो चीज पे काम करते थे आईटी का। अब तीसरी चीज ऐसी क्या आ गई कि यहाँ पर वही काम करना है। तो नाउ गाइस वो काम अब एग्जीक्यूट आपको होगा आपका कंटेनर पे। यानी कि हम एक सर्वर बनाएंगे और उस पर्टिकुलर सर्वर पे वी हैव एग्जीक्यूट अ कंटेनर, और यहाँ पर हम एक कंटेनर, यानी कि हमें जो काम करना है वो काम हमें करना है कंटेनर। वी हैव वर्क विद कंटेनर। और कंटेनर जिस सिस्टम पे होता है उसको हम बोलते हैं DOC या डॉकर, ENGIN, इंजन। यानी कि कंटेनर जो बनते हैं वो डॉकर के थ्रू बनते हैं। तो डॉकर सपोर्ट है कंटेनर, या वी आर यूजिंग कुबरनेटिस पॉड। तो आगे जैसे जैसे चलेंगे और भी टूल्स आएंगे। सो अब क्या करेंगे, जब भी आप कंटेनर बनाएंगे, तो ये जो इमेज बनाई है डॉकर अप, तो ये इमेज हमने जो बनाई है इस पर्टिकुलर कंटेनर के लिए एग्जीक्यूट करिए। क्लियर। सब आपके ऊपर है कि आप या तो कंटेनर पे अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट कर लो, या वर्चुअलाइजेशन मशीन पे एग्जीक्यूट कर लो, या क्लाउड की VM पे एग्जीक्यूट कर लो, या ऑन प्रेमाइस। बट अगर हम DevOps पे कर रहे हैं तो DevOps के अंदर हम यही काम कहां पर करते हैं, कंटेनर पे करते हैं। तो नाउ कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब जब कंटेनर पे होगा तो CI/CD क्या करेगा, CI/CD दोबारा से क्या करेगा, इस कोड को यहां से पुल करेगा एंड देन डिप्लॉय कोड, और वो इसको कोड को यहाँ पे क्या कर देगा, डिप्लॉय कर देगा। यानी कि पहले क्या करा, इमेज को सही करा, मैंने इसी में डाल दिया फर्स्ट स्टेज यहाँ पे, सेकंड इमेज यहाँ से यहाँ, थर्ड इमेज यहाँ से, फिर से आपको लेना है फोर्थ स्टेप, यहाँ से आपको क्या करना है, कंटेनर पे डिप्लॉय। तो यही है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है कि इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म काम करता है। अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर किस जेंकिंस पर, डॉकर पे। सो DevOps के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं गाइस, वो ये 3 चीजें हैं, ये 4, इट्स अ मैंडेटरी। ये 4 कोर हैं DevOps के। DevOps पे आप जाएंगे तो CI/CD, डॉकर, ये। इसके अलावा आपके पास जो टूल्स यूज होते हैं वो कुबरनेटिस एंड अंसिबल, और एक और अब यूज होता है टेराफॉर्म। तो एक आपका टेराफॉर्म है। तो टेराफॉर्म क्या है, ये कोई टूल नहीं है, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। तो यानी कि इसके थ्रू भी आप सारी चीज, यानी कि आपको क्लाउड पे कोई भी सर्वर्स बनाना है, कंटेनर्स बनाने हैं, तो टेराफॉर्म के अंदर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके थ्रू हम डिप्लॉय करते हैं। Ansible भी क्या है, आपका कॉन्फ़िगरेशन टूल है। यानी कि आप जो भी सारा काम करना है, मुझे एक साथ 100 सर्वर्स पे काम करना है, तो मैं 100 के एक से ज्यादा सर्वर्स को मैनेज करना चाहता हूं, सो नाउ वी आर यूजिंग Ansible। कुबरनेटिस, तो कुबरनेटिस वर्क विद पॉड्स, यानी कि मुझे फेलियर देना है, लाइक कि अभी मेरा एक कंटेनर क्रैश हो जाए तो मेरे पास कोई बैकबोन नहीं है, तो मुझे अगर बैकबोन प्रोवाइड कराना है, मुझे फेलियर्स को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कुबरनेट्स का यूज करते हैं। तो ये टूल्स भी आएंगे। तो सबसे पहले वी हैव स्टार्ट फॉर गिट।
गिट के बाद वी हैव स्टार्ट डॉकर, एंड डॉकर के बाद वी हैव स्टार्ट CI/CD पाइपलाइन जेंकिंस, जेंकिंस के बाद वी हैव स्टार्ट अंसिबल, अंसिबल के बाद वी हैव स्टार्ट कुबरनेट्स, और सबसे एंड में जाके हम पढ़ेंगे टेराफॉर्म। बट गाइस इस पूरी चीज के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए कि आपके पास क्लाउड की कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। नाउ EC2 वाले लेक्चर्स आपके क्लियर होने चाहिए, VPC और VPC आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि EC2 के हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, ठीक है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। VPC के अंदर नेटवर्क का पार्ट, क्योंकि जब हम डेवऑप्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे डेवऑप्स की नेटवर्किंग भी अलग है, यानी कि अब क्या है कि VPC यानी कि क्लाउड के ऊपर आप एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स काम कर रही हैं गाइस, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स काम कर रही हैं। सबसे पहले आपका ऑन प्रेमाइस ही है, सबसे पहले जो आपका इंफ्रा है ना वो आपका ऑन प्रेमाइस इंफ्रा ही है, यानी कि आपका जो क्लाउड चल रहा है वो आपका क्लाउड फिजिकल सर्वर्स पर ही चल रहा है। ये मैं आपको बता देता हूं। कोई अगर बोले क्लाउड कहाँ है वर्चुअल, तो गाइस पहले बता देता हूं, क्लाउड फिजिकल सर्वर्स पे चल रहा है, आप उसको वर्चुअली एक्सेस कर रहे हो। गॉट इट। आपका फ्रेंड अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हैं तो आपका फ्रेंड फिजिकली कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, आप उससे क्या कर रहे हो, वर्चुअली बातें कर रहे हो। यस और नो। इसी तरीके से क्लाउड जो बना है वो किस पर बना है, ऑन प्रेमाइस सर्वर पे, यानी कि जब भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है तो क्लाउड के लिए सबसे पहले फिजिकल सर्वर्स ही खरीदे गए और बाय करे गए, और वो सर्वर काफी हायर कॉन्फ़िगरेशन के हैं। क्योंकि अगर आप जब भी क्लाउड पर जाते हैं तो आप वहां पे क्या करते हो, रैम सिलेक्ट करते हो, CPU सिलेक्ट करते हो, स्टोरेज सिलेक्ट करते हो, यही है ना। तो ये तीनों वर्चुअली तो है नहीं, ये किसी ना किसी सर्वर में लगी हुई है। अब वहां से क्या करते हो, आप उसको मैप करा रहे हो अपने सिस्टम के साथ कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ऑन प्रेमाइस के बाद यहाँ पर एक और लेयर एग्जीक्यूट करी गई है क्लाउड के लिए, वो सेकंड लेयर है कि क्लाउड बनाने के लिए आपके पास जो नेक्स्ट लेयर है ना वो लेयर है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन यानी कि क्लाउड जो बना है वो वर्चुअलाइजेशन टूल्स की हेल्प से बना है, यानी कि जब आपकी सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो थी ऑन प्रेमाइस। सबसे पहली टेक्नोलॉजी क्या थी, ऑन प्रेमाइस थी। ऑन प्रेमाइस के बाद जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो मार्केट में आया वर्चुअलाइजेशन। अब जब मार्केट में वर्चुअलाइजेशन आया तो यहां पर वर्चुअलाइजेशन ने 3 प्रोफाइल्स हमें दी, जिसमें से पहली जो प्रोफाइल थी कि वर्चुअलाइजेशन आने के बाद यहां पर हमारे पास एक और लेयर आ गई, और वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से एक और नया टेक्नोलॉजी का नेम आया जिस नाम को हमने दिया था क्लाउड। यानी कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ने एक डिपेंडेंसी हटा दी थी, एक स्टेप्स की सिक्योरिटी दे दी थी कि सामने वाले को यही नहीं पता कि वो किस मशीन पर काम कर रहा है और वो मशीन कहां पर बनी हुई है। ये एक डिपेंडेंसी हट गई, क्योंकि मेरे पास 20 फिजिकल सर्वर तो हैं। लाइक मैं कहता हूं कि आप मुंबई में चले जाइए, बांद्रा में एक बिल्डिंग है 1000 फ्लोर की, या 1000 एक सोसाइटी है जिसमें 1000 फ्लैट है, ठीक है, सोसाइटी नंबर 1। अब आप सोसाइटी नंबर 1 तो पता है, लेकिन फ्लैट कौन से में वो रह रहा है, यानी कि वो बंदा सोसाइटी से बाहर आता हुआ तो दिख रहा है आपको और सोसाइटी में जाता हुआ दिख रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि वो सोसाइटी की किस बिल्डिंग में जा रहा है, किस फ्लोर पे रह रहा है, ये इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो हमें इसलिए पता है कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने क्या करा है, अपने इंफ्रा को एक हाइब्रिड मॉडल बना दिया। यानी कि जब भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है तो यहाँ पर जो हमारा इंफ्रा है वो एक हाइब्रिड मॉडल पे काम करने लग जाता है, और ये जो हाइब्रिड मॉडल्स है दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड इंफ्रा। मैं इसको कॉल करता हूं हाइब्रिड इंफ्रा। हाइब्रिड इंफ्रा का मतलब है कि यहां पर कुछ इंफ्रा तो वर्चुअल है और कुछ इंफ्रा यहां पर आपका फिजिकल है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सिस्टम चल रहा है और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर विंडो 10 मैंने चला रखी है, यस और नो, दिस इज माय हाइब्रिड इंफ्रा। अगर आप बैकएंड में देखें तो मैंने यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन टूल्स बना रखा है,
एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे और भी 2 सर्वर चल रहे हैं, 2 मशीन है नाउ कि मुझे विंडो 10 7 की नीड है। आई एम जस्ट क्लिक और आप देखिए इसी सिस्टम पे मेरी विंडो 7 भी आ जाएगी। ये मेरी विंडो 7 आ गई। मैंने क्या बना हुआ है, आई एम यूजिंग अ वर्चुअल विंडोज। अब मैं विंडोज 7 पे, जिसको नहीं पता हो तो कोई कहना कि सर के सिस्टम में तो विंडोज 7 पड़ी हुई है, बट गाइस मेरे सिस्टम में विंडोज 7 नहीं है, मेरे सिस्टम में विंडोज 10 ही है। मैंने खुद का अपना एक क्लाउड बनाया हुआ है, ठीक है। वी डोंट रिक्वायर कि मैं AWS Azure यूज करूं। तो मुझे अगर विंडोज 7 पे काम करना है तो मैं विंडोज 7 पे काम करूंगा। सेम एज मुझे अगर सर्वर पे काम करना है तो लाइक दिस इज माय सर्वर मशीन जो आप क्लाउड पे बनाते हैं, ये मेरी सर्वर मशीन है यहाँ पर, और पूरी फुल स्क्रीन आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं किस मशीन पे काम कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है, जो मेरा सिस्टम देखेगा तो ये, तो यानी कि एक ही सिस्टम पर मैंने 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं, यानी कि 3 मशीन बना रखी हैं। दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड, जिसमें से क्या है, एक मशीन मेरी क्या है, फिजिकली काम कर रही है जो कि विंडो 10 है, बट मैंने क्या करा हुआ, नाउ आई एम यूजिंग अ वर्चुअलाइजेशन टूल्स। मैंने वर्चुअलाइजेशन टूल्स यूज करा है, और वर्चुअलाइजेशन टूल यूज करा हुआ है तो उसके थ्रू मैंने क्या कर रखा है, अपनी 2 वर्चुअल मशीन भी बना रखी है। ना मुझे ऑफ करनी है तो मैं यहाँ से इन मशीनों को ऑफ कर सकता हूँ पूरा, लाइक अ क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। सो दिस इज अ कॉल। अब जब वर्चुअलाइजेशन टूल्स आ गया तो वर्चुअलाइजेशन टूल्स क्या है, एक हाइब्रिड इंफ्रा प्रोवाइड कराता है जो कि कॉम्बिनेशन है वर्चुअल इंफ्रा। और जब इसने हाइब्रिड इंफ्रा बनाया तो उसको, जब इसने वर्चुअल इंफ्रा प्रोवाइड कराना तो इस वर्चुअल इंफ्रा को एक नाम दे दिया इंडस्ट्री ने, और वो नाम हो गया क्लाउड। गॉट इट गाइस? तो इसी वर्चुअल इंफ्रा का नाम क्या रख दिया गया, क्लाउड। और जब क्लाउड आया था मार्केट में तो क्लाउड को भी 3 डिफरेंट लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि दिस क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूट इन 3 डिफरेंट लेयर्स। ये क्लाउड भी हमारा 3 डिफरेंट लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसमें से आपका आ जाता है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट एंड हाइब्रिड, सॉरी कम्युनिटी या हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। आपके क्लाउड को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब पब्लिक क्लाउड की बात करें, पब्लिक क्लाउड का मतलब वो क्लाउड जिसको कोई भी यूज कर सकता है, नॉन और अननोन, कोई भी बंदा इस क्लाउड को यूज कर सकता है। और इस क्लाउड में आता है AWS, अजूरे, GCP, अलीबाबा एंड मैनी मोर। ये सारे के सारे जो क्लाउड है वो पब्लिक है, यानी कि आप लोग भी उनको यूज कर रहे हैं। कोई भी उन क्लाउड्स को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। पब्लिक ही चीज है जिसको हर कोई यूज कर सकता है। क्या कोई पर्सनल चीज को कोई यूज कर सकता है? बट कुछ कंपनीज अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड भी बनाती है, जिनको सिर्फ कौन यूज कर सकता है, कंपनी ब्रांचेस। किसी भी कंपनी का ऑन क्लाउड, कंपनीज ने अपना खुद का क्लाउड बनाया, जिसको क्या कर सकते हैं, उनकी ब्रांचेस यूज कर सकती हैं, उनके फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके पार्टनर्स यूज कर सकते हैं। यानी कि आपकी कोई पर्सनल चीज है तो आप अपनी पर्सनल चीजों को उन्हीं को एक्सेस देंगे जो आपके नोन है, अननोन को आप एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है। और हाइब्रिड क्लाउड, दीज आर द कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीज के लिए क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। सो मेरी आप अगर पुरानी वाली वीडियोस देखेंगे क्लाउड की, तो वहां पर मैंने पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड को एक्सप्लेन करा हुआ है। so, ये जो है ये मेरा प्राइवेट क्लाउड बना हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया था प्राइवेट क्लाउड है। नाउ कि अगर आप अभी लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं वाईफाई से, तो आप इस मशीन को एक्सेस कर सकते हो। जो मैंने यहाँ वर्चुअल मशीन बनाई है ना, आप इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करके काम कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्लाउड है ये विद इन अ लैन ही मेरा काम करेगा। अगर इसी पर मैं पब्लिक आईपी दे देता हूं तो इट्स वर्क विद पब्लिकली, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेस करा सकता हूं। बट फिलहाल मैंने क्या करा हुआ है, अगर आप देखें कि मैंने जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करी हुई है, तो यहाँ पर भी मैंने वर्चुअल स्विचेस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने प्राइवेट लैन पर अभी डाला हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको लैन में एक्सेस करें तो मैं इसको इंटरनल नेटवर्क पे डालूंगा, और मैं चाहता हूं कि इंटरनेट से वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो तो मैं इसको एक्सटर्नल नेटवर्क पे क्या करूंगा, मूव करूंगा। फिलहाल मैंने इसको प्राइवेट पे करा हुआ है, यानी कि मेरे अलावा अभी तक कोई भी इन सर्वर्स को एक्सेस
नहीं कर सकता, यानी कि ये सर्वर सिर्फ मेरे सिस्टम पे हैं और ये सर्वर्स, ये तीनों सर्वर्स आपस में ही कम्युनिकेट करेंगे, ये मेरे विंडोज 10 के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर मुझे कराना चाहता हूं तो मैं उसको भी करा सकता हूं, उसके लिए आपको वर्चुअलाइजेशन पता होना चाहिए, और वर्चुअलाइजेशन की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे ऐड ऑन करी हुई है। अब आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सारी चीज मैंने उसे बताई। अब क्लाउड के बाद अब इन तीनों चीज में ना एक चीज कॉमन आ रही है। वो कॉमन क्या आ रही है? द कॉमन आ रहा है यहां पर कि आपको ऑन प्रीमाइस में भी सिस्टम पे काम करना पड़ रहा है, वर्चुअलाइजेशन पे भी सिस्टम पे काम करना पड़ रहा है, और क्लाउड पर भी आपको सिस्टम पर ही काम करना पड़ रहा है। कहीं पर फिजिकल है तो कहीं पर वर्चुअल है, बट तीनों के अंदर एक प्रॉब्लम आई कि तीनों जगह जब आप काम करते हैं तो तीनों सिस्टम पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। यस और नो? यानी कि तीनों जगह किसकी कॉस्ट आ रही है? ओएस की कॉस्ट आ रही है, ओएस जो स्टोरेज ले रहा है उसकी कॉस्ट आ रही है, ओएस जो रैम यूटिलाइज कर रहा है उसकी भी क्या आ रही है? कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। तो तीनों जगह ये क्या आ रही है? कॉस्ट आपकी आ रही है ना। कि अब अगर आपको जावा की एप्लीकेशन यूटिलाइज करनी है, तो सपोज करिए कि जब आप जावा एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहे हो, तो जावा एप्लीकेशन क्या कर रही है? जावा अपने इस सिस्टम का 10% ही यूटिलाइज कर रही है। जावा कितना यूज कर रहा है सिस्टम का? कंपनी कहती है कि जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो वो सिर्फ इस ऑपरेटिंग सिस्टम का और इस इंटायर हार्डवेयर का 10% ही यूज हो रहा है, तो वाई आई एम पे 90% कॉस्ट। यानी कि कंपनी ने यहां पर 10 सर्वर्स लगा लिए, 10 सर्वर्स में टोटली 100% यूज हो रहा है। यस और नो? 10-10%, यानी कि 1000% में से 100%। तो यानी कि जो काम 1 लाख रुपए का हो रहा है उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए खर्च करे हुए हैं। यस और नो? क्योंकि मेरा एक सर्वर तो 100% दे सकता है ना। तो क्या ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ये सारा काम हो? कंपनी कहती है कि यहां आपने जावा एप्लीकेशन रन करी वो 10% ले रहा है, यहां आपने पाइथन एप्लीकेशन करी वो भी 10% ले रहा है, यहां आपने लाइक का पीएचपी करा वो भी 10% ले रहा है, एसक्यूएल करा वो भी 10%। यानी कि 4 सर्वर्स पे 4 एप्लीकेशन है और चारों सर्वर्स 10-10% है। यानी कि हर सर्वर में क्या हो रहा है? 90% यूटिलाइज, यानी कि 90% मेरा हार्डवेयर स्टोरेज सब वेस्ट हो रही है। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि मैं इसको सेव कर सकूं। कहता सर एक बार में एक एप्लीकेशन इस सर्वर पे चलेगी। यस नो? अब जावा की 2 एप्लीकेशन है तो 2 एप्लीकेशन को हम रन करेंगे तो क्राइसिस होने की प्रॉब्लम आएगा, इश्यूज आएंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मार्केट में आया था डेवऑप्स कंटेनर, कि क्लाउड की हमने इंफ्रा लिया और वहां पर हमने डॉकर डाला। और डॉकर क्या काम करता है? डॉकर से हमने डेवलपर्स को बोला कि डेवलपर राइट अ कोड, आपको कोड लिखना है, इस कोड में आपको क्या लिखना है? जावा प्लस जावा को चलाने के लिए जितना ओएस चाहिए वो ऐड करना है, पूरा ओएस नहीं। यानी कि जावा को अगर रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का 10% ही यूटिलाइज हो रहा है, तो आपको एक ऐसा कोड लिखना है कि जावा का तो एप्लीकेशन हो गया, उसको चलाने के लिए जितना ओएस चाहिए सिर्फ वो ही फाइल आप ऐड ऑन करिए, यानी कि उसकी डिपेंडेंसीज, जावा को रन करने के लिए जो डिपेंडेंसीज फाइल चाहिए आप सिर्फ वो ऐड ऑन करिए। तो अब यहां पर क्या आ गया? जावा प्लस ओएस। तो ये वाला डेवलपर ने राइट करा और उसकी इमेज बन गई। अब उस इमेज के थ्रू मैं क्या करूंगा? नाउ वी हैव एग्जीक्यूट अ कंटेनर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सेम इस मशीन का, और मैं यहाँ पर ओएस की जब लेयर हट गई तो मेरे पास क्या है? 90% फ्री हो गया इस वाले सिस्टम का। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 4 कंटेनर बना देता हूं, एक जावा, एक पीएचपी, एक एसक्यूएल। तो अभी भी मेरे सिस्टम का कितने परसेंट यूटिलाइज हो रहा है? 40%। और चारों की चारों एप्लीकेशन चल गई, क्योंकि चारों की चारों, क्योंकि एक एप्लीकेशन 10% ही तो ओएस को यूज कर रहा था। तो मैंने क्या करा? जावा की इमेज बनवाई, उसके अंदर जावा की डिपेंडेंसीज ऐड कर दी, पाइथन की इमेज बनाई, पाइथन की डिपेंडेंसीज ऐड कर दी, पीएचपी की बनाई, पीएचपी की ऐड ऑन कर दी, एसक्यूएल की बनाई, एसक्यूएल की ऐड ऑन कर दी। अब चारों को मैंने क्या करा? कंटेनर बनाया और कंटेनर पर ही रन कर दिया। दिस कंटेनर सेम एज योर वर्चुअल मशीन और फिजिकल मशीन, ये इंडिविजुअली आपकी मशीन की तरह ही क्या करेंगे?
काम करेंगे, बट ओनली विद रिकमेंडेड, यानी कि अब आपको कुछ भी चीज इसमें ऐड ऑन करनी है तो वो चीज आपको मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से वो स्पेस लेगा। यानी कि अभी आप लिनक्स पे काम करते हो तो आप कोई फाइल एडिट करते हो तो आप विम कमांड का यूज करते हो, यस और नो। अगर आप कंटेनर पे फाइल एडिट करोगे तो विम कमांड चलेगी नहीं। उन्होंने बोला है कि मैंने सिर्फ रिकमेंडेड फाइल दी है लिनक्स को। अब अगर आपको विम कमांड चाहिए तो यू कैन इंस्टॉल विम, और जब आप विम इंस्टॉल करेंगे तो उसके हिसाब से स्पेस भी यूटिलाइज करेगा, रैम, यानी कि दिस इज कंप्लीटली कस्टमाइजेशन। आपको जितनी चीज चाहिए आप उसको मैनुअली इंस्टॉल करिए और उसका यूटिलाइज करिए। मैंने आपको रिकमेंडेड ओएस दे दिया है, यानी कि सिर्फ हमने बोला है कि हमें ओएस चाहिए। विंडोज में आपने बोला कि मुझे विंडोज चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि उसके अंदर आप और भी 50 ऑप्शन दे रहे हो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर दे रहे हो, पेंट का ऑप्शन दे रहे हो, ये सारी चीज रिमूव कर दो। अगर मुझे पेंट चाहिए तो मुझे ऐसा ऑप्शन दे दो कि मैं उसमें पेंट खुद से ऐड ऑन कर लूं। So this is called the customization ना, कि आपके मोबाइल फोन में 50 से ज्यादा ऐसी एप्स हैं जिनको आप यूज नहीं करते हो। एग्री एवरीवन? सो अब अगर आप उन एप्स को यूज नहीं करते हो तो अब क्या होगा कि अगर मैं उन एप्स को रिमूव कर दूं तो आपके मोबाइल का स्टोरेज कम हो जाएगा, रैम भी यूटिलाइज कम होगी, बैकएंड में वो जो अपडेट आ रहा है, इंटरनेट अपडेट ले रहा है, वो सारी चीजें भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। अब अगर आपको व्हाट्सएप चाहिए तो यू कैन इंस्टॉल व्हाट्सएप, आपको फेसबुक चाहिए तो इंस्टॉल। आप कह रहे हो मुझे सिर्फ कॉलिंग और मैसेज, ये दो फैसिलिटीज मेरे मोबाइल में दे दो, ये दो चीजें। बाकी मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं अपने आप कर सकूं, आप इनबिल्ड एप्स मुझे मत दो, क्योंकि इनबिल्ड ऐप आती है तो अगर आपने 64 GB का मोबाइल फोन लिया उसमें 17 से 18 GB तो ओएस ही ले लेता है, यस और नो। सो बेटर है कि आप मुझे सिर्फ ओएस दे दो ना, एप्लीकेशन में अपनी नीड के अकॉर्डिंग है। सो यहां पर भी यही बोला गया है कि आप सिर्फ ओएस दे दो हमें डिपेंडेंसीज। अब अगर हमें कुछ और चीजें चाहिए तो हम खुद से इंस्टॉल कर लेंगे। तो अब कंपनीज ने क्या करा है, हर कंपनीज ने डॉकर कंटेनर के लिए एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है। वो ओएस जो है वो 70 से 80 MB का ही है, ओनली 7 to 80 MB का। अब अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो उसके अंदर आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से वो स्पेस लेगा। जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज 15 GB मिनिमम लेती है। रीजन है कि विंडोज ग्राफिक है। अब विंडोज ग्राफिक है तो उसके साथ साथ आप देखिए ये सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। मुझे तो ये सारे ऑप्शन चाहिए नहीं ना, फोटो नहीं चाहिए, मूवी टीवी, ये सारे ऑप्शन, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। अगर मैं इन सबको रिमूव कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरा स्टोरेज कम होगा। ये जो रैम यूटिलाइज कर रहे हैं बैकएंड में, मेरी रैम भी तो यूटिलाइज करे, यानी कि कहीं ना कहीं ये मेरे हार्डवेयर का है। सब कंपनी ने क्या करा है, ये सारी चीज रिमूव कर दी। लेकिन अब क्या है कि वो जो कस्टम ओएस है उसके लिए एक इंफ्रा भी बनाना पड़ेगा ना, कि वो कस्टम बनेगा। क्योंकि अभी तक के जो मोबाइल बनाए गए हैं वो तो उसी हिसाब से बनाए गए हैं उस आईएसओ के। अगर हम कस्टमाइज बनाएंगे तो उसके लिए हार्डवेयर भी तो हमें कस्टमाइजेशन ही बनाना पड़ेगा। तो अब क्या कहता है कि इस टाइप का जो ओएस है ये चलेगा कहां पर, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो कस्टम प्लेटफॉर्म है, इसको सपोर्ट कौन करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो 10% से चलेगा नहीं। तो अब उनके लिए बनाया कंटेनर कि आप इस इमेज का यूज कंटेनर पे कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप का, अगर आपको कस्टमाइजेशन प्लेटफॉर्म चाहिए तो यू कैन मूव इन कंटेनर। आप कंटेनर का यूज करिए और कंटेनर पे ये कस्टमाइजेशन करेगा। लाइक मैं कहता हूं कि आईफोन 20 जो आने वाला है वो कस्टमाइजेशन है। अगर आपको कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फोन में तो आईफोन 20 आप ले सकते हो, क्योंकि आईफोन 15 में भी इनबिल्ट एप्स ही आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे यही चाहिए तो आईफोन 20 है, आप वो खरीदो और आप अपनी मर्जी से जो एप्लीकेशन चलानी है आप वो एड ऑन कर लो। क्योंकि जो मॉडल्स लॉन्च हो गए हैं, जो इंफ्रा रनिंग में है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हमारी मार्केट में डिमांड आई है तो हम कस्टमाइजेशन के लिए कस्टमाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी करेंगे। तो जो डॉकर है, जो डॉकर वो है, वो डॉकर हमारा क्या है, कस्टमाइजेशन इंफ्रा है, जो कि हमारे कस्टमाइजेशन इंफ्रा को सपोर्ट करता है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर ये 3 लेयर्स हैं और यहाँ पर जब डॉकर के वर्डिंग आ जाता है, डॉकर इज अ टूल ऑफ डेवऑप्स। डॉकर जो है वो डेवऑप्स का टूल्स है। तो ये आपकी लेयर्स हैं। अब ये लेयर्स यानी कि आपके रिज्यूम में अगर आप डेवऑप्स पे आते हैं तो ऑन प्रीमाइस का भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूम में मेंशन होने चाहिए। वर्चुअलाइजेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। क्लाउड की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। देन क्लाउड का रिज्यूम, डेवऑप्स का रिज्यूम बनाओगे।
देन आपके रिज्यूम में बेसिक टर्म, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ये सारी नॉलेज रिक्वायर्ड है अगर आप डेवऑप्स की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आप डेवऑप्स का कंटेनर बना रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ गई क्लाउड से, क्योंकि क्लाउड से तो आपने मशीन ली है, अब आपने डेवऑप्स का कंटेनर बनाया, डिप्लॉय वेबसाइट इन कंटेनर, कंटेनर में सारी चीज सही है, बट आपका क्लाउड का वीपीसी काम नहीं कर रहा, वो गलत बना दिया। तो कंटेनर तो सही है लेकिन वो क्लाउड की मशीन पे बना हुआ है, तो क्लाउड में अगर वीपीसी नहीं चल रहा तो क्या वो कंटेनर पास आउट करेगा? नहीं। आपने वहां प्रोटोकॉल अलाउड करा दिया लेकिन क्लाउड के सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउड कराना भूल गए। यही है ना कि आपको सेकंड फ्लोर पर हो लेकिन फर्स्ट फ्लोर ही लॉक कर दिया, तो सेकंड फ्लोर से बाहर कैसे जाओगे? आप अपने रूम से तो बाहर आ जाओगे लेकिन मेन डोर बंद है तो भी तो आप स्टक हो गए ना। तो पूरा रूट है कि यहाँ पे आप जो भी रूट्स बना रहे हैं वो सारा का सारा रूट्स आपका पास आउट होगा। यानी कि आप जो सिक्योरिटी ग्रुप्स को हम बोलते हैं सेट एज अ फायरवॉल, सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल। तो यहाँ पर आपका फिजिकली फायरवॉल लगा हुआ है गाइस, फिजिकली राउटर्स लगे हुए हैं, फिजिकली सिस्टम्स आपके लगे हुए हैं, वो सारे का सारा ही है। वो डेवलपर्स ने उस टाइप का आपको एक इजी कंसोल दे दिया है कि आप इजीली क्लिक करिए या ड्रैग एंड ड्रॉ करिए और आपकी वो चीज क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास फिजिकल एक्सेस नहीं है, उन्होंने बोला कि आपको फिजिकल नहीं, आपको वर्चुअल एक्सेस हम दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है। इन टुमारो आई एम स्टार्ट अ गिट। तो सबसे पहले हम गिट और गिटहब पढ़ेंगे, देन उसके बाद सीक्वेंस में चलेंगे। क्लियर एवरीवन? इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू? प्लीज रिप्लाई। थैंक यू एनफ सर, एनफ, नया प्रोडक्ट है। चलिए, सो गाइस